हाँ, तो अब सारे आ गए आई थिंक, तो लेट अस स्टार्ट। आज जो है हम लोग इस कंजर्वेशन वाले सिस्टम की लास्ट क्लास करेंगे, राइट। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट पूरा देखा था, राइट। तो आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स और आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स और केसेस को डिस्कस करेंगे कि अलग अलग केसेस में इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ पे क्या चीज देखेंगे। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, जरा एक बार मैं आपको बता दूं, हमने ये पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एक तो ये। ठीक है, दूसरा हमने फिर पढ़ा था कि इस सेंटर ऑफ मास का हमने एप्लीकेशन देखा था कि सेंटर ऑफ मास से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद हमने देखा था क्या, सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशन के बाद में हमने देखा था कि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। और फिर हमने सबसे लास्ट में देखा था कि कोलिजन में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। ठीक है सर, इम्पल्स। हाँ, कोलिजन को हमने देखा था कि कोलिजन के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। और जब हमने ये सारी चीजें देखी थी तो हमने एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे लास्ट क्लास में जब हम लोग कोलिजन के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बार मैं उस चीज को एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, जो बहुत इजी सी चीज दिखती है लेकिन इतनी इजी होती नहीं है, एप्लीकेशन में दिक्कत आती क्या, कि हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये M1 है, ये U1 है। ठीक है, और ये M2 है, ये U2 है। और अगर आपका U1 की वैल्यू ग्रेटर देन U2 होगी, यानी कि पीछे वाला मास ज्यादा तेजी से चल के आ रहा है, तो क्या होगा कि ये आकर के इससे टकराएगा। और जब वो इससे टकराएगा तो उसके बाद की कंडीशन में, यार ये माइक म्यूट कर लो। रेडमी क्या रे सुबह बता रहा ये रेडमी है, माइक आवाज आ रही है भाई, बंद कर दो। मेरे पास लेट है सुबह नहीं सर ठीक है। तो अब क्या है कि ये M1 है और ये V1 की स्पीड से जा रहा है, ये जो M2 है ये V2 की स्पीड से जा रहा है। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग, ये कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद की ये सिचुएशन है। तो जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हमने लिखा कि ये E की वैल्यू जो होगी ये आपका होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब ये पहले वाली कंडीशन, इसका मतलब U1 आपका U2 की तरफ किस स्पीड से आ रहा है। तो जब हम लोग U1 से U2 का स्पीड निकालते हैं तब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मेरा M2 मास पे हम लेते हैं। ठीक है, यानी हम लोग M2 के रेस्पेक्ट में M1 की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो जब हम M2 के रेस्पेक्ट में M1 की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। सीधी सादी भाषा में अगर हम बोले तो ये समझ रहे हैं कि U1 U2 की तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है आपका, जिसको हमने रोका इसको जीरो कर दिया, ये U1 को हमने जीरो कर दिया, तो ये U1 कहां शिफ्ट हो जाता है, U2 को हमने जीरो कर दिया, तो U2 कहां शिफ्ट हो गया, U1 की तरफ। अब अगर U2 U1 की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में वैसे भी आपने रटा हुआ है, ये वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो U1 माइनस U2 हो गया।
लेकिन जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालते हैं, जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है उस समय में हम क्या कर रहे हैं, दूर किसी स्पीड से जाएगा। तो जब दूर किसी स्पीड से जाएगा तो जो हम यहाँ पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हम m1 पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा m1 पे आ गया। इसका मतलब अब जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो m1 के रेस्पेक्ट में m2 की निकाल रहे हैं। यहां पे हम m2 के रेस्पेक्ट में m1 की निकाल रहे थे। तो ये केस में आ गया आपका v2 माइनस v1। तो जो e की वैल्यू होती है वो होती है आपकी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। कई बुक में आप देखोगे तो इसके आगे मॉड का साइन लगा होता है, राइट। तो ये मॉड के साइन का आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, क्लियर कट आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आनी चाहिए। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको नहीं समझ में आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि अभी हम लोग, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये देखना है कि यहां पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में। और विदाउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो हैं आपको वो नहीं मिलेंगे एग्जाम में एकदम से। या इलास्टिक कोलिजन भी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस समय मैं किस मास की बात कर रहा हूं और उस समय मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पे है। और इसी टोटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा था, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट भी देखा था। अब जैसे कि मैं आपको इसको आज हम लोग जो भी सिस्टम पढ़ेंगे, आज सिस्टम में थोड़े से क्वेश्चन जो है ना, हम लोग क्रिटिकल वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। वो क्रिटिकल वाले क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, राइट। और हर क्वेश्चन को हम लोग फिर उंगली कर करके देखते जाएंगे, जैसे हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि हम कितने तरीके से इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। हमारा पर्पस अभी आंसर लाना नहीं है, हमारा पर्पस है कॉन्सेप्ट को समझना, राइट। तो जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, एक क्वेश्चन को लेते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन मेंस के लेवल का ही आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, कि आपको इस तरीके से ग्राउंड पे हमने 3 मास रख दिए, ठीक है। एक आपका m है और इसको मैंने स्प्रिंग से जोड़ दिया दूसरे मास 2m से, और यहां पे ये दोनों मास सिस्टम v वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब मैंने एक तीसरा मास लगा दिया यहां पे, ठीक है। इसको मैंने बोला कि ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है। c का भी मास m है। अब ये जो सिस्टम है ये जाता है, ठीक है, और c के साथ में कोलाइड करता है। और c मेरा इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है, राइट। ये टोटल सिस्टम जाके c के साथ में कोलाइड करता है। तो आपको ये बताना है कि इस सिस्टम में, और ये जो कोलिजन है, ठीक है, कोलिजन ऑफ B एंड C इज परफेक्टली इनएलास्टिक। ये क्वेश्चन में आपको दे रहा है, कोलिजन ऑफ B एंड C इज परफेक्टली इनएलास्टिक, राइट। तो अगर आपका B और C का कोलिजन परफेक्टली इनएलास्टिक है तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग क्या होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी हायर कॉन्सेप्ट को लगाए हुए बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप एक एक इवेंट को समझते हुए सॉल्व करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना शुरू करो। ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी v वेलोसिटी से आपका जा रहा है, राइट। अगर ये दोनों v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये जो 2m वाला मास है जब इस m मास से टकराता है तो आप सबसे पहले इस b एंड c के सिस्टम को एक सिस्टम कंसिडर करेंगे हम लोग, राइट। कंसिडरिंग b एंड c एज अ कंप्लीट सिस्टम। क्यों कंप्लीट सिस्टम कंसीडर करेंगे? ताकि आपका इस सिस्टम के अंदर नेट फोर्स जीरो हो। कोलिजन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किसी एक सिस्टम में नेट फोर्स को जीरो करते हैं। तो कंसीडरिंग बी एंड सी एज अ कंप्लीट सिस्टम, तो आपका इसमें आपका एफ नेट जीरो हो गया। तो जहां पे आपका नेट फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा कोलिजन के टाइम में उतना ही इस पे लगाएगा, वापस एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो अगर एफ नेट जीरो हो गया तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपका मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, राइट।
मोमेंटम विल बी कंजर्व। अब आपने इस मोमेंटम को कंजर्व करना है, ठीक है। तो अभी ये स्प्रिंग सब भूल जाओ। अगर आपने बी एंड सी को एक सिस्टम लिया है तो स्प्रिंग है, ए अटैच्ड है, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और खाली ये देखो कि आपका एक मास आपका बी है 2m जो v वेलोसिटी से आ रहा है, दूसरा मास आपका c है जो m है जो इनिशियली जीरो वेलोसिटी पे है, बस, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आपको कोलिजन का टाइप पता होना चाहिए। तो कोलिजन आपको क्या बोल रहा है कि कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि कोलिजन के बाद दोनों ही मास आपस में चिपक गए, यही होता है ना, स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो ये स्टिक टुगेदर हो गए। अब आपको क्या करना है, जब आप कंजर्व करोगे मोमेंटम तो ये हो गया 2mv इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और जो स्मॉल m जो c वाला मास है ये 0 पे है, और फाइनली वो दोनों एक साथ होकर के एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेट अस से कैपिटल V, ठीक है। अब ये कैपिटल V से मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि कैपिटल V की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/3 स्मॉल v, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका पहला स्टेप खत्म हो गया, मतलब बी और सी का आपने कोलिजन करा लिया। अब इसको आप सिस्टम को रीड्रॉ करोगे तो क्या होगा आपका कि ये स्मॉल m मास है, यहां पे आपकी स्प्रिंग है, ये k है, ठीक है। और अब आपका 2m और m जो है वो एक साथ आ गए, राइट। 2m और m अब एक साथ आ गए और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 2/3 से मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी भी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये देखोगे कि अब आपको मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन कब आती है, जब पूरा सिस्टम, हाँ, सेम वेलोसिटी से पूरा सिस्टम मूव करे। तो अब आप अपना सिस्टम चेंज करके इसको एक कंप्लीट सिस्टम ले लोगे, ठीक है। इसको एक आपने कंप्लीट सिस्टम ले लिया। जब आपने इसको कंप्लीट सिस्टम लिया तो क्या हो गया आपका, फिर से आप मोमेंटम कंजर्व करवाओगे, ठीक है। सेम वेलोसिटी पे आना है, ठीक है। तो फिर से आपको मोमेंटम कंजर्व करवाना पड़ेगा। क्यों मोमेंटम कंजर्व होगा, तो पहली चीज हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे खाली स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो आपका नेट फोर्स जो है वो 0 हो गया, ये इधर जा रहा है, ठीक है। और ये 2/3v से जा रहा है, मतलब ये v से कम है, तो पीछे वाला जो मास है वो ज्यादा तेजी से आगे आ रहा है, तो वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग इसको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा और स्प्रिंग इस मास को आगे धकेलने की कोशिश करेगा ताकि दोनों सेम वेलोसिटी में आ सके। तो नेट फोर्स आपका 0 हो गया। अगर आपका नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब अगेन आपका मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, राइट। ए बी सी, बी और सी एक ही मास बन चुके हैं, तो मोमेंटम क्या होगा आपका, कंजर्व्ड हो जाएगा। तो आप मोमेंटम को फिर से कंजर्व करवाइए, राइट। तो क्या हो गया, ये mv प्लस, ठीक है, प्लस 2v/3 2m प्लस m, चूंकि ये एक ही मास है, इनिशियल वेलोसिटी इनकी 2/3v हो गई, इज इक्वल m 2m और m, इन तीनों को आपको एक ही वेलोसिटी से मूव कराना है, लेटर से v, तो ये कितना हो गया, 2 3 और 1 4, तो ये हो गया 4m कैपिटल V, और यहां पे आपका कितना हो जाएगा, ये स्मॉल mv प्लस, नहीं ये 3/4 हो जाएगा ना सर डायरेक्ट, ये 3v हाँ, हो वो जाएगा। 3/4 होगा, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, ये 3m होगा, तो 3m इंटू 2/3v, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 2 + 1 3 हुआ, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल V की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 ऑफ स्मॉल v, राइट। तो अब आपका जो पूरा सिस्टम है वो 3/4 स्मॉल v से आगे जा रहा है, ठीक है। आपका पूरा सिस्टम जो है वो 3/4 स्मॉल v से जब आगे जाएगा तब स्प्रिंग में आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। फाइनल स्टेप हमारा पहला स्टेप था, पहले इन दोनों में हमने मोमेंटम कंजर्व करवाया। दूसरा स्टेप था, फिर हमने इसमें और इन दोनों का जो फाइनल आया उसमें मोमेंटम कंजर्व करवाया। और तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब आप कराओगे तो एनर्जी कंजर्वेशन का आपको पता है कि एनर्जी जो है वो क्रेडिट और डेबिट सिस्टम पे चलता है, इनिशियल फाइनल पे चलता है,
ठीक है, एनर्जी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब हमें कराना है तो मेरे को पता होना चाहिए किन दो पॉइंट के बीच में हम लोग एनर्जी कंजर्व करवा रहे हैं, है ना। तो आपको वो जरूर समझ में आना चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई मेरा ये जो हाफ mv² से जा रहा था इस कंडीशन में, प्लस ये हाफ इंटू 2m प्लस m, मतलब इसे 3m लिख दो, इंटू 2/3v² से जा रहा था, ये इनकी इनिशियल एनर्जी थी। और फाइनल एनर्जी में ये आ गए हाफ, राइट, इंटू 4m। सारे ही मास आपके एक बराबर में एक साथ में आ गए ना, एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। देखो यहाँ मोमेंटम जो हमने कंजर्व किया है, तो ठीक है, इंटू कैपिटल V², कैपिटल V की आपने ये वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है, और प्लस हाफ kx², राइट, क्योंकि यही इनिशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग का पोटेंशियल भी कन्वर्ट कर रही है, राइट। ये मेरा सबसे फाइनल स्टेप आया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे कंप्लीट, ठीक है, यहां तक का मामला नोट करते जा रहे हो साथ साथ में? यस सर। ठीक है, तो शुरू का थोड़ा सा मामला मैं हटाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो अब दिक्कत है? नहीं। नहीं है। कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ चाहिए। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, सॉरी, अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, इसे सब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो गया हाफ mv² प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 3m इंटू 4/9v², ये आपका हो गया हाफ इंटू 4m, और कैपिटल V की वैल्यू आपने 3/4 निकाली थी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9/16v² प्लस हाफ kx²। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 3 3 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा, तो 2/3mv², तो ये हो गया 1/2mv² प्लस 2/3mv²। यहाँ पे देखो ये 4 4 जा हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 9/8mv² प्लस हाफ kx², ठीक है। अब ये कितना हुआ आपका 3 7/6 ना, 7/6mv² माइनस 9/8mv² इज इक्वल टू हाफ kx²। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये लास्ट पॉइंट आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, तो कितना हो गया ये 1/24 1/24mv²। ये आ गया 1/24mv² 24mv² इज इक्वल टू हाफ kx²। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, mv²/12k, है ना। सिंपल है, ठीक है, क्लियर है ना। क्वेश्चन इजी है, 3 स्टेप में जा रहा है, ठीक है। ये अभी तक का मतलब मेंस के पूछे हुए अच्छे क्वेश्चंस में आता है, इसकी गिनती होती है, राइट। पहले तो इसको ना जो हमने किया अभी इसको नोट कर लो। अभी ये क्वेश्चन हम खत्म नहीं करेंगे, अभी इसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, राइट। हम थोड़ा इसकी चीरफाड़ करेंगे इस क्वेश्चन की, और डिटेल में घुसेंगे इसमें कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज में बना सकते हैं हम लोग, राइट। तो पहला हमारा काम क्या था कि हमने क्या समझा है, ठीक है, हमने ये पहले एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। आपने इन दोनों का पहले कोलिजन कराया, ठीक है, बी और सी को एक सिस्टम लिया और ए को आइसोलेट कर दिया। तो कभी भी देखो जब ये कब पॉसिबल है, ये चीजें कब पॉसिबल है। हाँ सर, एक बार एनर्जी कंजर्वेशन बता दीजिए ना, ये पहला वाला। हाँ, आ रहा हूं मैं, एक पॉइंट पे आ रहा हूं, एक बार पूरा ध्यान से सुनते जाओ, पूरा समझा रहा हूं। एक बार आपने बी और सी के बीच में मोमेंटम कंजर्व करवाया और ए को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। एक चीज समझना, अभी तो मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया कैसे सॉल्व हुआ, अभी आपने अपनी कॉपी में से नोट किया होगा। अपना एक एक पॉइंट अपने कॉपी में देखते जाओ, मेरे को सुनते जाओ। आपने बी और सी को जब कंजर्व करवाया और ए को आइसोलेट किया, ये तभी पॉसिबल है व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑन ग्राउंड। आप सारा कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हो, राइट। अगर आपने इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो आप फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया दूसरा, कि आपने इस बी और सी को कंबाइंड सिस्टम ले लिया, आप तो एक ही मास हो गए,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था तो वो एक ही मास में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आपने ए बी सी इस पूरे को एक सिस्टम लिया। अगेन आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कहां है? ग्राउंड पे है, ग्राउंड है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन आपका ग्राउंड है। फिर आपने इसे सॉल्व किया और आपने कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई जब मैं ये मास मेरा v वेलोसिटी से जा रहा है और v की वैल्यू 2/3v से ज्यादा है, मतलब पीछे वाला जो a मास है वो तेजी से चल रहा है, आगे वाले मास का सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ये इसको कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ धकेलेगा। और यही स्प्रिंग जब इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है तो स्प्रिंग इस मास को आगे की तरफ धकेलेगा ताकि ये ज्यादा स्पीड गेन करे और इस v के बराबर आ जाए। और जब ये दोनों ही मास सेम वेलोसिटी पे आ जाएंगे तो उस कंडीशन में स्प्रिंग जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा, राइट। और चूंकि इसका नेट फोर्स, यहां से भी kx फोर्स लगा रहा होगा, ये यहां से भी kx फोर्स लगा रहा होगा, चूंकि इसका नेट फोर्स 0 हो गया, तो नेट फोर्स 0 होने के कारण क्या हो गया आपका कि B और C के साथ हम अगेन मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं। फिर से हमने इसका मोमेंटम कंजर्व करवाया, राइट। फिर इसका मोमेंटम कंजर्व हो गया। अगेन हमने 3/4v निकाली। 3/4v क्या है? मतलब वो वेलोसिटी जिसके साथ में, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। मैं एक एक चीज इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं अगले उसमें ना थोड़ी सी इसमें उंगली करूंगा, तब आपको ये चीज क्लियर होगी, तब आपको अगली चीज समझ में आएगी। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि भाई ये मेरा कैपिटल M है और इसको मैं डायरेक्टली 3m लिख लेता हूं। अब मेरा ये भी कैपिटल V से जा रहा है और ये भी कैपिटल V से जा रहा है, राइट। ये भी मेरा कैपिटल V से आगे जा रहा है और ये भी मेरा कैपिटल V से आगे जा रहा है। तो जब दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय पे ये मेरी फाइनल कंडीशन हो गई, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जो है मेरी, ये इनिशियल कंडीशन, यहां से चलना चालू हुआ, यहां पहुंच गया। अगेन इस इनिशियल फाइनल के बीच में मेरा नेट फोर्स 0 है, तो मैंने इसको इनिशियल कंडीशन और इसको फाइनल कंडीशन लेके दोबारा मोमेंटम कंजर्व करवाया, राइट। जब मैंने दोबारा मोमेंटम कंजर्व करवाया तो मेरा ये 3/4v आया। इसका मतलब ये भी 3/4v से आगे जा रहा है और ये भी 3/4v से आगे जा रहा है। अब मुझे सारे कंडीशन मेरे मोमेंटम के क्लियर हो गए, मैं फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गया। तो अब मुझे एनर्जी कंजर्व करना है। जब मुझे एनर्जी कंजर्व करना है तो ये वाली कंडीशन को मैं इनिशियल कंडीशन ले रहा हूं, राइट। ये मेरी इनिशियल कंडीशन है और इस कंडीशन को मैं फाइनल कंडीशन ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन, हम लोग ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन कहां पे होता है आपका। एनर्जी कंजर्वेशन वही होता है जहां पे क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट सिस्टम होता है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन की हम खाली बात करते हैं, बीच के रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी जो है क्रेडिट डेबिट सिस्टम पे चलती है। तो क्रेडिट किसने किया? इस इनिशियल ने क्रेडिट किया। इसके पास कितनी एनर्जी थी टोटल? इस मास की काइनेटिक एनर्जी और इस मास की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्या जब इस मास की काइनेटिक एनर्जी और इस मास की काइनेटिक एनर्जी थी उस समय स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी क्या? ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, उसको 0 अज्यूम कर लो, क्योंकि मैं उस समय के कंप्रेशन को ले भी नहीं रहा हूं, राइट। मैं उस समय कंप्रेशन को ले भी नहीं रहा हूं ना। मैं जो ये कंप्रेशन ले रहा हूं ये तो इसको इनिशियल कंडीशन का कंसीडर कर रहा हूं कि यहां मेरा स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है, मान लिया मैंने, और यहां मेरा स्प्रिंग फाइनल लेंथ पे है, एक्स पे है। क्योंकि यहां से यहां आने में इसका नेट फोर्स तो 0 ही था ना, तो वो फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है। कंजर्वेटिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैं बॉदर नहीं करता कि स्प्रिंग इनिशियली कंप्रेस थी या नहीं थी। अब मैं इस फाइनल सिस्टम पे आ गया। अब जब मैं इस फाइनल सिस्टम पे आ गया तो मैंने एनर्जी कंजर्व करी। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, टोटल मास 2m + m, ठीक है, मतलब 3m, और वेलोसिटी थी 2/3v²। अब ये था टोटल मेरे पास में पैसा अवेलेबल, और ये पैसा मैंने खर्चा कैसे कैसे किया। फाइनल इसको मैंने जो वेलोसिटी दी, मतलब इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो मैंने एक साथ ही ले लिया है इस 3m को और इस m को। लेकिन तुम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन एक्चुअली अगर मुझे लिखना पड़े इसको एज ए इक्वेशन, किसी को लिख के दिखाना है तो इसे गलत माना जाएगा। आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग लिखनी पड़ेगी, हाफ mv², और इसकी अलग लिखनी पड़ेगी हाफ 3m × v²।
तो मैंने एक साथ लिख दिया हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर। तो ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई इन दोनों सिस्टम की। और इस बीच में ये एक्स कंप्रेस हो गया, तो स्प्रिंग ने भी अपना हिस्सा मांग लिया, भैया मेरे को ही पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, स्प्रिंग ने भी अपना हिस्सा ले लिया। तो अब मेरा पैसा बराबर हो गया, क्रेडिट डेबिट का सिस्टम ओके। इसके बाद में हमने खाली यहां से लेके यहां तक में मैथमेटिक्स सॉल्व करी है और एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये मेरी एक्स की वैल्यू आई m/v² 12k, राइट। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत अब पैदा करेंगे, है ना। यहां तक का मामला क्लियर है? यस सर। ठीक है, मुझे बस जरा सा ना मतलब एक सेकंड बस आप लोग इसी पे रहना, एक सेकंड होल्ड पे रहना, मैं बस जस्ट अभी आ रहा हूं, एक सेकंड। सर क्या है बे? ऋतिक बस मुझे एक सेकंड का टाइम दे दो। फालतू बोल रहा। अरे लव हाँ जी। ले लो, आप ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारी फुट ले रहे हो। कैसे आया जाएगा बताइए। ये तो एनर्जी अच्छा, कंजर्वेशन के जो अब ना एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको ना जरा ध्यान से सुनना। अगला ये हो गया, ये सारा नोट कर लिया, सब समझ में आया? सर यस सर। हाँ सर सर ये एनर्जी हाँ, बोलना। कंजर्वेशन एक बार फिर से बता दीजिए ना। ये पहले हाफ एमबी स्क्वायर कैसे आया इधर? मेरे को आया अबे नहीं, वो सुना फर्स्ट मैंने वाले पर मास का है, ठीक है, और दूसरा वाला जो इसका 2/3 v से चल रहा है वो उसका सर है। पहले वाला इसकी- क्यों लिया हमने? डेबिट क्यों? क्रेडिट वो टोटल एनर्जी तो वही रहेगी ना वो जो इनिशियल है। सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एनर्जी नहीं दे रहा अपनी। सर तो वो एनर्जी दे चुका ना, अब एनर्जी अब तो वो साथ में कंबाइन हो चुके हैं। हाँ कंबाइंड हुए, ये दोनों कंबाइंड हुए ना सर। ये ए की बात कर रहा हूँ, ए जो ये बिल्कुल अलग था, इसको तो हमने अभी तक गिना ही नहीं था। सर तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने जो निकाली, अच्छा सॉरी सर, वो इनिशियल कंडीशन मैं समझ गया। समझ गए? हाँ चलो हाँ, अब ना आगे बढ़े जरा सा। हम्म। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हटा दिया हमने, है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार नए तरीके से अब डिस्कस करते हैं कि मुझे ये जो अभी हमने बात करी, ठीक है, ये जो अभी हमने बात करी, ये थी मेरी आम जिंदगी, है ना। मेंटोस लाइफ। और ये था मेरा अब डाउट। आएंगे हम लोग अपनी मेंटोस लाइफ पे कि इस, और ये मेंटोस लाइफ ऐसा कुछ चमत्कार नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट से ही हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, कि इतना बड़ा आप देखो, 2 बार मोमेंटम कंजर्वेशन, 1 बार एनर्जी कंजर्वेशन, 1 मिनट का टाइम, कैसे कैसे होगा मामला ये। तो और लेकिन ये क्वेश्चन मेंस स्टैंडर्ड का, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आईआईटी एडवांस में आया हुआ है, मतलब आईआईटी एडवांस का 1 नंबर का क्वेश्चन मेंस के बराबर ही होता है या उससे भी घटिया होता है। तो ज्यादा मतलब ये टफ क्वेश्चन है नहीं। अब आप इसको देखो कि भाई ये सिस्टम आपका v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये आपका एक कंप्लीट अलग सिस्टम है, यहां पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये दूसरे सिस्टम पे है, ठीक है। तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपको कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि आपको पहला मोमेंटम कंजर्वेशन तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो हमने पहला मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन करा लिया। क्या बोला हमने उस समय? हमने बी और सी को एक सिस्टम लिया, जैसे हमने पिछले टाइप में किया था वैसे ही किया। हमने इसको बोला कि भाई ये आपका 2m बी से जा रहा है, राइट, प्लस ये स्मॉल m इंटू 0 हो गया, प्लस आपका ये कितना हो गया 2m प्लस m इंटू कैपिटल V हो गया, राइट। तो मेरा जो कैपिटल V की वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी 2/3 स्मॉल v। ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर है। अब मैंने अगला सिस्टम जब ड्रॉ किया, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई मेरा ये जो मास है ये m है और ये v से जा रहा है, ठीक है, और ये जो मास है ये मेरा 3m हो गया, मैं इसको डायरेक्ट 3m लिखूंगा। ये मास मेरा 3m हो गया और ये आपका 2/3v से जा रहा है। कंडीशन नंबर 1, क्या नेट फोर्स 0 है? यस सर। जी है। कंडीशन नंबर 2, क्या मेरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। तो बिल्कुल। कंडीशन नंबर 3,
कि क्या मैं यहाँ पे रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। लगा दीजिए ठीक सर। है, बिल्कुल तो रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि म्यू रिड्यूस्ड मास क्या होता है आपका, लास्ट क्लास में हमने देखा था M1 M2 कि म्यू जो M1 M2 बाई M1 प्लस M2। प्लस M2 ठीक है, तो इसे लगा लो, कितना हो गया M इंटू 3M डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मतलब M प्लस 3M। 4M। कितना हो गया ये म्यू की वैल्यू? हाँ, 3/4M। 3/4M सर। और इसके बाद मुझे कोई मोमेंट, अच्छा रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां लेके आ गया, मैं सेंटर ऑफ फ्रेम मास ऑफ पे। रेफरेंस आपका सेंटर ऑफ मास पे आ गया। हम्म, ठीक है, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेंटर ऑफ मास पे लेके आ जाऊं, खत्म करो, मामला ही खत्म है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, हाफ म्यू, अब एम नहीं लिखेंगे हम लोग, हाफ म्यू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? मास तो सर आपका 3/4M हो गया, वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v माइनस 2/3v जी सर। v। इक्वल टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछले क्लास में लिखवाया था ना, कभी भी होता है तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, हम्म राइट। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, ये v1 माइनस v2 होता है, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था लास्ट क्लास में कैसे आता है ये टू मास सिस्टम से। तो आपका कितना हो गया, हाफ इंटू 3/4M इंटू ये कितना हो जाएगा यार, ये 1/3 मतलब v स्क्वायर बाई 9। 9। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 3 सा कैंसिल हो गया, तो अगेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट mv स्क्वायर बाई 12 की। तो ये है आपकी मेंटोज लाइफ, हाँ ये लाइफ अच्छी है। राइट। तो यहाँ मामला ही खत्म है। ठीक है, बस आपको ये समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि भैया मेरा पहला जो रेफरेंस फ्रेम है इसमें ये सी वाला जो मास है ये सिस्टम का इनबिल्ड हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके कारण नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। इसलिए पहली कंडीशन में आप रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे, आपको दूसरी कंडीशन पे आके लगा पाओगे, राइट। तो उतना लंबा आपको 3 बार मतलब 2 बार मोमेंटम कंजर्वेशन और 1 बार एनर्जी कंजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नोट करते जाओ। गर्ल्स, गर्ल्स कौन कौन है? आशिका, यस सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। पक्का? यस सर। प्रियंका, सर। समझ में आया? यस सर आ गया। सोनाली, यस सर आ गया। ऋतिक, सर क्लियर। अच्छा ठीक है, समझने वालों को समझ में आ गया। मुझे भी आ गया है समझ में, आपने जो पूछा। हेलो, आगे बढ़े, यस सर। अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक और छोटा सा क्वेश्चन, अगेन आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर तो ये पहली बार होगा तब फिर कैसे पढ़ाते होंगे, तो मैं तो क्वेश्चन ही नहीं आए थे। क्या क्या बोलता रहता है पता नहीं। ला के बैठा है। लाके तूने दिया था ना। देखो एक मास हमने यहाँ रखा, इसको बोला ये 2 kg का है, ये ए, ठीक है। और यहाँ पे हमने मस्त वाली एक पुली लगा दी, ठीक है। और यहाँ से इसको लिया और यहाँ से मस्त वाला एक मास लगा दिया बी 1 kg का, है ना। दक्ष है क्या आज क्लास में? हाँ है ना, है सर। दक्ष ये सिस्टम मूव करेगा क्या? नहीं सर, मास निश्चय वाला काम है, निश्चय वाला मास काम नहीं करेगा। आशिका ये सिस्टम मूव करेगा? अरे सर नहीं सर। नहीं करेगा, क्यों?
सर ऊपर वाला मास ज्यादा है ना? ऋतिक सिस्टम मूव करेगा? नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है। हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही? ये हुआ हेलो, आपका हेलो। 1G, ये हुआ टेंशन, सर मूव करेगा ना? नहीं करेगा बे, जी बाय। ये टेंशन। एक मिनट माइनस देख लेते हैं। नेगेटिव आ रही है। सपोज करो हम इसको इधर लेते हैं कि ये इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इक्वेशन क्या लिखोगे फ्री बॉडी डायग्राम से? 1G माइनस टी इज इक्वल टू 1A, और दूसरे केस में क्या लिखोगे आप? T इज इक्वल टू टी 2A। 2A। ठीक है, डी से टी कैंसिल, ऐड जी बाई करोगे 3। तो 1G इज इक्वल, सिस्टम को ऐड कर दो, 1G इज इक्वल टू 3A, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका? G/3 हो गया। तो सिस्टम ये कुछ बोल G/3 रहे थे। एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, राइट? माइनस G/3 वही तो सर। है ना? तो आप सबसे पहला तो ये समझने की कोशिश करो कि इस मास का, जितने लोग भी आंसर कर रहे थे कि नहीं सर नहीं करेगा, और उसका रीजन ये था कि हाँ सर ये मास हैवी मास है, ठीक है? तो आप ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, मैंने वही ना, फ्रिक्शन नहीं सिंपल बोला बात है, राइट? तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मास कितना हैवी है कितना नहीं। यहाँ पे मैं मान लो 1000 किलो रखूं और यहाँ पे 0.1 ग्राम रखूं, तब भी ये सिस्टम मूव करेगा, राइट? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये सिस्टम आपका मूव करेगा ही करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में। ठीक है, ऐसा ये सवाल था नहीं, मैंने पूछ लिया और अच्छा किया पूछ लिया। ठीक है, तो बहुत सारी बातें भी समझ में आ गई, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम से समझने की कोशिश करो। मैं बार बार बोलता हूं अपना दिमाग मत लगाओ। फिजिक्स का रूल ये है, जो रिजल्ट होगा वो इक्वेशन खुद बताएगा, आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है कुछ भी फिजिक्स में। ठीक है, चलो अब सवाल उठता है कि सवाल क्या है आपका, है ना? तो सवाल ये है कि अगर मान लो इस पुली सिस्टम को जो हम रख रहे हैं और इनिशियल कंडीशन में ये जो स्ट्रिंग है ये स्लैक है, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो स्ट्रिंग है ये स्लैक है, और उसके कारण क्या होता है कि जब आपका ये बी वाला जो मास है, ये जब आपका 0.5 मीटर डाउन होता है, 0.5 मीटर जब ये नीचे गिरता है, तब ये स्ट्रिंग क्या होती है आपकी? स्ट्रेच हो जाती है। टाइट हो जाती है, टेंशन आ जाता है उसमें। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक, और जब टाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉट। ठीक है, तो स्लैक से टॉट हो जाती है 0.5 मीटर गिरने पे। तो जैसे ही वो 0.5 मीटर पे आएगी और स्ट्रिंग टॉट होगी, तो कॉमन वेलोसिटी ऑफ सिस्टम क्या होगा, ये आपको बताना है। अभी बता रहे सर। देखो, ठीक है, अब इसमें पॉइंट एक एक करके समझना पड़ता है। ठीक है सर, √G/3 आ रहा है क्या? हाँ, पॉइंट एक एक करके समझो। पहले कैसे पॉइंट एक एक करके समझना पड़ता है कि सबसे पहला काम क्या होता है कि जब ये मास बी वाला 0.5 मीटर नीचे आएगा, ठीक है, अपने सिस्टम को ना जरा सा स्लो मोशन में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ना मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो इमेजिनेशन, चित्र को समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जब ये मास स्प्रिंग को पूरा टाइट करेगा और ये 1 kg कहां से नीचे आया, यहां से, तो जब ये 0.5 मीटर नीचे गिर रहा है उस समय ये 1 kg का मास जो है, यहां पे कोई टेंशन नहीं होगा नो सर। क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लैक है।
डी ली है। इसका मतलब ये यहां से लेके 0.5 मीटर में फ्री फॉल है, मतलब समझ लो कि सीधे सीधे 1 किलो के पत्थर को आपने 0.5 मीटर नीचे फेंक दिया है, बस यही तो कंडीशन हो गई ना, फ्री फॉल का केस हो गया। तो फ्री फॉल के केस में एट अ डिस्टेंस एज जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, √2gh। तो यहाँ पे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो √2gh हो गई इस पॉइंट पे, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग टाइट हुई तो एक इंपैक्ट आएगा, एक झटका लगेगा। लास्ट क्लास में हमने इंपैक्ट जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि इंपल्स इज नथिंग बट अ फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक झटके वाला जो फोर्स है वो इंपल्स होगा। तो यहां पे झटका लगा, झटका जब लगा तो हमने क्या पढ़ा था कि झटके के समय पे हम इसे एक कंप्लीट मास सिस्टम लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, राइट, ठीक है। झटके के समय में हम इसे एक कंप्लीट मास सिस्टम लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से उसी समय टेंशन आया और ये टेंशन यहां से यहां ट्रांसफर हुई तो नेट फोर्स 0 हुआ, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 हुआ तो मोमेंटम अगेन यहां पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। इंपल्स वाले केस में मैंने आपको हमेशा समझाया था कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, और ये कंजर्व्ड हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। याद करना लास्ट क्लास की चीजें अगर आपको याद हो तो, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, लेकिन जब हम इंपल्स की स्टडी करते हैं तो वो इंडिविजुअल मास के लिए करते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ कि एफ नेट आपका कंजर्व्ड हो गया, ठीक है, तो आप मोमेंटम कंजर्व करवा लो। और ये वाला जो कंडीशन यहाँ पे जो v वेलोसिटी है इसको आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे, तो 1 kg इंटू v प्लस 2 इंटू 0, उसकी इनिशियल 0 है, और इज इक्वल टू 1 + 2 कंबाइंड मास सिस्टम लेंगे हम लोग इंटू कैपिटल V, जिससे वो साथ में ट्रेवल करेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ट्रेवल बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1 इंटू √2gh इज इक्वल टू 3v। तो v कितना हो गया आपका √2gh/3, राइट। और h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, h की वैल्यू पुट कर लो 10, h की वैल्यू हो गई 0.5/3, तो 0.5 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √10/3 मीटर पर सेकंड। ये होगी दोनों की कॉमन वेलोसिटी। क्लियर है? यस सर। बहुत इजी है कि नहीं है? पक्का है सर, बिल्कुल। ये तो एकदम बच्चों वाला काम है। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि आप दोनों ही मासेस का जो इंपल्स होगा J1 और J2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर बस 1 मिनट दीजिए। जब आप इंपल्स निकालोगे तो याद करेंगे, हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि इंपल्स, जिसको हम कि J से डिनोट करते हैं, दिस इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, डेल पी। और हमेशा इंपल्स निकालना है तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। इसका इंपल्स इधर के डायरेक्शन में J1 होगा, ठीक है, और इसका इंपल्स इधर के डायरेक्शन में J2 होगा, राइट। तो J1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 पर रखी थी और फाइनल हमने अभी अभी निकाली है, तो कितना हो गया 2 मास, मतलब इसको लिखेंगे हम लोग mv माइनस mu, तो ये हो गया m मतलब 2 kg, v मतलब √10/3 माइनस mu मतलब 2 इंटू 0, तो सीधे सीधे कितना हो गया 2/3 इंटू √10 आपका इंपल्स आया J1, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे ही J2 निकाल सकते हो, इसका इंपल्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां मैं लिख देता हूं J2 कितना हो जाएगा आपका mv माइनस mu, तो m मतलब हो गया आपका 1 kg, इनिशियल आपका कितना हो गया √10/3 माइनस 1 kg, और आपने वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाली हुई है √2gh, मतलब ये √10 आ जाएगा खाली, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर, सरल। हाँ,
समझ में आ रहा है? यस सर। बिल्कुल सिंपल है एकदम, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, एकदम दो कौड़ी का क्वेश्चन नहीं है। दो कौड़ी मतलब बहुत सस्ता क्वेश्चन है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ क्वेश्चन है। इसको इसको तो एनर्जी से भी सर बड़ी आसानी से हो जाएगा ना। हाँ जल्दी से भी हो जाएगा। ठीक है, mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर थी तो इसमें कोई परेशानी नहीं है इस सवाल में, एकदम ही हल्का लेवल का सवाल है एकदम ये। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलें। हाँ अगले सवाल पे चलें। यस सर। चलो देखो, एक और क्वेश्चन, ये भी मेंस का ही लेवल का क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये AI-EEE का आया हुआ है और ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन, हल्का भी नहीं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। बस ऑब्लिक कोलिजन मत पूछिए। ऑब्लिक कोलिजन कहीं सिलेबस में नहीं है बेटा। बस मत सर, वही कह रहा हूँ, मत पूछना, बाकी सब तो ठीक ही रहता है। जब भाई ने सिलेबस में तो काय पूछूंगा। सर आप पूछ लेते हो। सच में लगा के बैठा है क्या? वैसे नहीं। पढ़ाते हैं उन्हें। अरे मनीष, गुड नाइट इवनिंग, जो समझ लो सर, जो मान लो। ये तो मनीष की आवाज है, पहचान गया मैं। अब देखो, हमने यहां से ना दो बॉल रखे, ठीक है, और ये जो हमने हाइट रखी है ये है आपकी 4h, राइट। ये प्लेन आपको जो दिख रहा है थोड़ा इंक्लाइन टाइप का दिख रहा है, ये 45 डिग्री है और ये जो है आपकी 60 डिग्री है। ठीक है, अब जब ये यहां से लुढ़कता हुआ नीचे आएगा और जब ये यहां से लुढ़कता हुआ नीचे आएगा तो क्या होगा कि ये टकरा जाएगा, कोलाइड करेगा, राइट। मास तो जो सेम है। कोलिजन है दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। वाह, अब मजा आएगा। और मास हम दोनों का m ले लेते हैं, ठीक है। सर ये तो जिंदगी भर होते रहे। आपको निकालना है रेशियो ऑफ हाइट अटेन्ड बाय, इसको सपोज करो हम A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ठीक है। अटेन्ड बाय सर इसकी A हाइट एंड कितनी B है? आफ्टर कोलिजन, और ये हाइट जो है आपकी ये है h, है ना। बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है। अभी बता रहा हूँ सर। ठीक है, अब देखो इसको ना कैसे समझते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये बॉल नीचे आई, √4gh। क्या? √8gh। हाँ वही √8gh, वही बोलने वाला। और ये आया नीचे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ना इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो ये वाली जो बॉल है, देखो अभी भी आपको पता था, हम लोग ये पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेटिव सिस्टम में जब बॉल यहां से यहां गिरती है तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्री फॉल केस, राइट। तो यहां जो स्पीड हो जाएगी क्या हो जाएगी, √2gh, तो 2 × g × 4h, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो गया, अगर मैं VA की बात करूं, UA लिख लेते हैं इसको ना, मतलब कोलिजन के पहले की वेलोसिटी A की कितनी हो गई आपकी, √8gh। कोलिजन के पहले की वेलोसिटी B की कितनी हो जाएगी, √2gh, ठीक है। अब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और मास सेम है तो वेलोसिटीज जो होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो VA की वेलोसिटी आपकी अब कितनी हो जाएगी, √2gh, और VB की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √8gh, ठीक है। अब अगर मान लो आपने इसको वापसी में जाने के लिए √2gh वेलोसिटी दी, ठीक है, तो ये h हाइट तक ही चढ़ेगा,
हाँ तो इसका मतलब आपको क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ हाइट अटेंड बाय ए एंड बी। तो ए विल राइज टू, मेरे को कैलकुलेट सब करने की जरूरत नहीं है, इसे अपने आप निकलता जाएगा। ए विल राइज टू हाइट एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं। और जो बी होगा आपका, ये क्या करेगा? सर वो 4h तक जाएगा। यही तो मामला गड़बड़ होगा। तो बी आपका क्या करेगा कि बी जब एच तक तो आ जाएगा, तो बी को कितना जाना चाहिए, 4h जाना चाहिए। 4H। और 4h की सर तो जगह ही नहीं था। प्रोजेक्टाइल कर देगा ना, प्रोजेक्टाइल हाँ, कर 4h जाएगा की वहाँ। तो जगह ही नहीं है, तो ये एच आने के बाद में ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, राइट। ये समझ गया तो मैं। आपको ये हाइट निकालनी है प्रोजेक्टाइल की। तो यहां तक का तो एच आपको समझ में आ गया। अब आपको इसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि इस बी पॉइंट पे जब वो वापस पहुंचेगा, कितनी वेलोसिटी से चला था यहां से, √8gh से, 8GH। ठीक है। तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो यस सर। कि साहब ये चला है 12m इंटू √8gh के होल स्क्वायर से, और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा एग्जैक्ट टॉप पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस 12mv²। तो ये कितना हो गया आपका 4mgh, मतलब ये हो जाएगा, v की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी √6gh, ठीक है। √6gh इसकी स्पीड हो गई रिटर्न में इस पॉइंट पे आने पे। इसका मतलब √6gh जो है वो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड हो गई, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालना है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है आपका हाइट? उसको sin स्क्वायर थीटा ये बाय 2g। साइन थीटा बाय 2g। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2g। तो u की वैल्यू हो गई √6gh, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 6gh। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 60, एंगल आपको दे रखा है 2g। आप कितना हो जाएगा जरा देखो, ये g से g कैंसिल हो गया, ये 3h हो गया, और साइन 60 कितना होता है आपका? 3/4 का होल स्क्वायर करके। हाँ, साइन स्क्वायर 60 3/4 हो जाएगा, तो 9/4 हो गया ना। तो 9/4h तो ये गया, और नहीं, पहले से 3/4 आपका हुआ h ना था। सर। हाँ 3/4 हुआ ना। अरे 9/4 हुआ ना। ये 3 तो पहले से था ना, ये 3/4 हुआ ना। हाँ तो 9/4h। तो 9/4h तो प्रोजेक्टाइल की हाइट हो गई, और प्लस h हाइट वो ग्राउंड से गया ही है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 13/4h, ठीक है। 13h। तो आपको क्या निकालना है, हाइट अटेंड बाय ए डिवाइडेड बाय हाइट अटेंड बाय बी। हाइट अटेंड बाय ए हमने कितना निकाला है, देखो h निकाला है ना, h डिवाइडेड बाय 13/4h। तो h से h कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना आ गया आपका 4:13, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन में उलझाया जाता है आपको? एक बात नहीं समझ आई, ये जब 60 हाँ अरे वीडियो भी होने, ये जब 60 डिग्री से गिरेगा या तो ये नीचे डाउन पॉइंट पे कोलिजन वगैरह नहीं करेगा? यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये तो 60, ये ऊपर चला गया ना, तो उससे क्या मतलब है? अब ये प्रोजेक्टाइल पे गया नीचे यहाँ गिरते पे। वक्त हाँ, अगर मान लो 90 डिग्री से गिरा होता तो सीधा कोलिजन करके ऊपर ही जाता ना। हाँ से अगर तो 60 डिग्री से गिर रहा तो एक्स और वाई में डायरेक्शन में वेक्टर नहीं लेंगे मोमेंटम का? ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे चला गया, ठीक है। इसने वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, ये वॉल ने ऊपर इस नहीं पे, जाएगा थोड़ा? नहीं, इसने वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, वॉल ने इस पे इतना ही फोर्स लगा दिया, मोमेंटम का सिस्टम कंजर्व्ड हो गया। यहाँ पे इंपल्स आप निकाल सकते हो इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अच्छा अच्छा। मान लो अगर मैं पहले इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, फिर इस पे एक बार डिस्कस करते हैं। चलो इस चीज को खोल ही दिया तो इसको भी करते हैं जरा। और नीचे ग्राउंड बॉल पे कुछ फोर्स नहीं लगाएगा? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लिया सबने? हाँ सर, कर लिया। गर्ल्स नो सर, नो सर, यस सर। सर 2 मिनट। ऋतिक सर कर लिया मैंने कब का पूछ नोट, लिया। तो बना लिया।
मैंने बना लिया। अरे मनीष है क्या? हाँ मनीष है ना आज। मनीष मारेगा वो। आवाज नहीं आ रही। हाँ देख तो रहा मनीष भाई, कुछ बोलो। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो दूसरा हॉटस्पॉट। कोई नहीं, आवाज तो आ रही है। वो अभी किसी और के साथ भी लगा हुआ है ना, साथ साथ में 2 काम कर रहा है वो। मल्टी टैलेंटेड। काश होता। कह रहा है काश होता। आकाश तो इतना बिजी है कि वो आ ही नहीं पाता है। अरे बिजी, मैंने तो मैसेज किया था उसे आने के लिए। हो गया, सबने नोट कर लिया? यस सर, हो गया। देखो एक चीज जो इसने पूछी है, जरा इसको भी मामले को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा मजा सा आएगा अभी। कि अगर मान लो खाली हम इतना सिस्टम बनाएं और ये सिस्टम को हम लोग रखें और मैं बोलूं कि भैया मेरा जो मास है वो यहां से ट्रेवल करके आया, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो जीवेश का सवाल ये है कि इस पॉइंट पे जब ये नीचे आ रहा है, जब ये चेंज कर रहा है तो क्या मोमेंटम चेंज नहीं होगा? मेरा बिल्कुल होगा सर। ठीक है, ये यहाँ पे एमवी से आ रहा था। अगर मेरा ग्राउंड कहीं नहीं जा रहा है, मैं ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि ग्राउंड के केस में अगर हम ग्राउंड को नहीं ढकेल पा रहे हैं तो ग्राउंड हमको बिल्कुल इलास्टिकली वापस भेजेगा, अनलेस अनटिल मेरे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हो। तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक मेरी जो वेलोसिटी का जो मोमेंटम है वो इधर आया, बिल्कुल राइट। ये आपका हो गया एमवी और ये भी आपका हो गया एमवी। इंपल्स निकालना है, आप निकाल सकते हो, इंपल्स आपका बिल्कुल निकल जाएगा, यहां से वेक्टर सम कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, मतलब मोमेंटम को मैं ले लूं, पी ले लूं, तो पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू कॉस 60। ये मेरा चेंज इन मोमेंटम हो गया, मतलब ये मेरी इंपल्स की वैल्यू हो गई, राइट। बट द फैक्ट इज कि बॉल जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वापस बॉल पे लगा रहा है। तो इंडिविजुअली मैं इंपल्स तो कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन मेरा मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो इसीलिए मेरे को इस पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बॉल को मैं एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अलग से लेके चल रहा हूं, मेरे को मतलब सिर्फ बॉल से, राइट। तो हाँ, मेरा यहाँ पे अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता कि यहाँ पे इंपल्स को जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा और इतना जनरेट करेगा, लेकिन ये इंपल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये इतना ही बॉल को देगा, बॉल वापस उसको इतना ही देगा, ठीक है। तो यहां मेरा मोमेंटम कंजर्व्ड है और ये पॉइंट मेरा हाइट पे कोई फर्क नहीं डालेगा। अच्छा, अगर ये चीज 89 डिग्री के एंगल पर हो रही होती तब भी ऐसा होता? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 90 पे तो फर्क पड़ेगा। 90 पे फर्क पड़ेगा सीधे आके, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, राइट। वहां पे डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, तो नेट कैंसिल नहीं होगा। हाँ, वहां पे नेट कैंसिल नहीं करा पाओगे आप, राइट, इसलिए फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़े जरा सा। ट्राई करा अपने, मतलब हाथ को 60 डिग्री पे रख के बॉल गिरा के देखी, वो तो उछल रही है एक बार, क्योंकि आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, आपका परफेक्टली इलास्टिक सिस्टम नहीं है। हाँ वो तो फिर उसी से समझ आया बात वो, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी है ना भाई। हाँ, आपका नहीं, बाकी तो सब छोड़ दो, बाकी सब तो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा किसी चीज को, राइट। अब जरा आगे देखें और ऐसी आसान वाले सवाल, बच्चों वाले सवाल, थोड़ा सा एक दो ठोक और, ठीक है। कि अगर हम देखो एकदम बच्चों वाला सवाल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जेईई का, कि हम लोग 2 ठोक बॉल ले लेते हैं, एक बॉल हमने ऐसा लिया और दूसरा बॉल हमने थोड़ा सा ऐसा ही लिया, चलो, राइट। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड से जो ये हाइट है, ये सपोज करो कि ये h है, ये मेरा m है, ये मेरा m है,
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है मेरा 1/2 है। दोनों को मैंने से चिपका के और छोड़ दिया यहां से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब ये कुछ भी बताओ, इसमें जो मन करे कुछ भी बताओ। तो मेरा मतलब ये है कि क्या क्या बता सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये पूछता है जनरली इसमें कि जब ये मतलब सपोज करो ये ए है ये बी है, तो बी वाली बॉल जब आपकी नीचे गिरेगी, दोनों एक ही स्पीड से गिर रहे होंगे, लेकिन बी वाली आपकी पहले टकराएगी और ये ऊपर जाना शुरू कर देगी, राइट। और ए वाली उस समय नीचे आ ही रही होगी, तो इनके बीच में दोबारा एक कोलिजन होगा। उस कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to half for all collisions, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि E is equal to जो है वो हाफ है सारे ही कोलिजन के लिए। इसे कैसे करोगे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। ए और बी को हमने एच साइड से ड्रॉप किया, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से हमने रखा हुआ है, लेकिन ये दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, थोड़े देर के बाद क्या होगा कि बी वाला पहले आके टकरा जाएगा, ए वाला बाद में आएगा। ए वाला √2GH से नीचे आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब ए वाला से और बी वाला जो है वो बिल्कुल आपका जस्ट बिफोर कोलिजन √2GH पे होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये बी वाला टकरा के ऊपर जाएगा। यस सर। कितनी वेलोसिटी से जाएगा? E टाइम्स √2GH। बिल्कुल सही, E टाइम्स √2GH से जाएगा, और तब ए वाला यहाँ पे √2GH से नीचे आ ही रहा होगा। yes, मैं ये गैप ज्यादा बना रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए, एक्चुअली इतना गैप होगा नहीं, एकदम पास पास चिपक के ही चल रहे होंगे वो, ठीक है। अब जब ये दोबारा कोलाइड करेंगे, ठीक है, इस समय ये लोग दोबारा कोलाइड जब करेंगे आपस में फिर एक बार टकरा जाएंगे ये, यस सर, है ना। तो जब ये आपस में फिर से एक बार टकरा गए, तो उस समय मान लो ये जो है ये आपका v1 स्पीड से जाने लगा, ये ए बी लिखते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये बी है ये ए है, और ए वाला भी टकरा के ऊपर v2 स्पीड से जाने लगा। तो आपको ये ए और बी की वेलोसिटी बतानी है क्या होगी v1 v2 की, ठीक है। एक कोलिजन के बाद तो आपने निकाल लिया, ये E इंटू 2√2GH हो गया, राइट। ये E इंटू 2√2GH कैसे होता है ये सबको पता है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यस सर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा करके। जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बता दूं कि कभी भी हम लोग दो E का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कि आपका v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, राइट। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फ्री फॉल का केस है, एच हाइट गिरेगा तो यहाँ पे √2GH है, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी जिसके बीच में कोलिजन हो रहा है यानी कि ग्राउंड, ये 0 है। फाइनल वेलोसिटी बी की टकराने के बाद में इसको हम v ले लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड अगेन 0 होगी, ग्राउंड तो हम हिला नहीं सकते, तो v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, E इंटू √2GH हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये E इंटू √2GH हो गया, ये √2GH हो गया, अब ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है। अब आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, कंजर्व कराना लीजिए सर, है ना। तो मोमेंटम आप कैसे कंजर्व करवाओगे, देखो जो गलतियां होती हैं बस वो थोड़ी सी आपको सुधारनी है कि वो गलतियां ना हो। फाइनल इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू √2GH माइनस का माइनस m e√2GH, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब फाइनल क्या हो गया, ये दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन ले लिया, अलग होगा तो अपने आप पता चल जाएगा mv2 प्लस mv2, जी बिल्कुल सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लगा देंगे एक बार, v1 हाँ, v2 में दो तो ये तो आपका आ गया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू √2GH, आप कॉमन निकाल लो तो ये हो गया 1 माइनस E। और दूसरे केस में आपको क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अगेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये कितना होगा ना, v2 माइनस v1, ठीक है।
v2 minus v1 is equal to e times velocity of approach. U1 velocity of minus U2. 1/2, हाँ मतलब वही, सॉरी। velocity of minus approach में U2. आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों आपके रिलेटिव Plus वेलोसिटी हो निकाल रहे हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ई टाइम्स रूट 2 जी एच, राइट। अब दो इक्वेशन, दो अननोन वाली केस आ गई। ई की वैल्यू ऑलरेडी आपको हाफ गिवन है, तो पहले ही पुट कर लो ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में इजी हो जाए। इसके बाद सॉल्व करके आप v1 v2 की वैल्यू निकाल लो। निकाल लेंगे सर हम। सर है ना, एक इतना बार तो पता। ये एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक बार दोबारा बताना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको इस सिस्टम का कराना है, ठीक है। तो ये हुआ इनिशियल और ये हुआ फाइनल। ठीक तो है। क्या होता है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही तो लिखते हैं ना हम, यस सर। ठीक है। तो m1 u1 तो m इंटू रूट 2 जी एच, ठीक है। m2 u2 लेकिन आपका डायरेक्शन अपोजिट है, मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा बीच में, m इंटू ई इंटू रूट 2 जी एच। और ठीक फाइनल है। मोमेंटम में हमने दोनों डायरेक्शन एक ही मान के रखा है, तो m1 Add हो v1, ठीक है, जाएंगे। m2 v2, हम्म, m दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है। ओके। बस इतना सही मामला है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं सिस्टम। डन। ई स्क्वायर प्लस 1 रूट 2 जी एच बाय 2। जीएस मतलब वैल्यू ई की बताइए। ई की वैल्यू आप पहले 1/2 पुट कर लो ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है लव? कुछ नहीं, ओके। मैं वैल्यू निकाल ले v1 v2 की कितनी है बता दियो। हाँ, v2 की आ गई ई स्क्वायर प्लस 1 रूट 2 जी एच बाय 2। ये क्या मतलब हुआ, कितनी आई बता दी तो तू क्या करेगा? नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ना। सॉल्व एंड गेट। गेट एंड सॉल्व दिस, ठीक है। तो यहां तक का मामला समझ में आ रहा है? चलो एक और देखते हैं सवाल जरा सा। क्या बात है, बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन करा रहे हो। क्या है? बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन करा रहे हो आज तो। मस्त मस्त मतलब अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे मतलब कुछ नहीं। हाँ, जैसे 11th में नहीं कर सर रहे थे। ये तो वही वाली डीपीपी क्वेश्चन है जो आपने दिए थे 11th के बाद। नहीं 11th के बाद दिए थे डीपीपी। देखो, एक आपका जो मास है ये है आपका, और एक और मास हमें लेना पड़ेगा, कोलिजन कराना है तो। एक इसको हम बोलते हैं A और इसका जो मास है वो 3m है, और इसको हम बोलते हैं B, इसका जो मास है वो 2m है, राइट। और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? और ये डायरेक्टली एक दूसरे को हेड ऑन कोलिजन करेंगे, राइट। ये जो स्पीड से मूव कर रहा है ये 4u है और ये u है। अब आपको बोलता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में आपको जो प्रीवियस ईयर है उसी से करा रहा हूं जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जैक्टली। आपको बोलता है कि दे एक्सपीरियंस impulse which is 6 mcu where c is a constant, right। तो आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ c क्या आएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन सर। दोनों मास सेम इम्पल्स? अरे नहीं ठीक है सॉरी। 6 MCU। हाँ, आपका सवाल अपनी जगह सही है। आप जो मेरे से पूछना चाह रहे हो कि क्या सर दोनों मास सेम इंपल्स करेगा, नहीं करेगा। जो दे एक्सपीरियंस मतलब इसकी बात कर रहा है वो बी की, बी एक्सपीरियंस, ठीक है। जो ये इंपल्स है ये बी का है। अब ठीक है, क्लियर कट बताने का ना। नहीं अब बता दिया इसलिए मैं समझ गया था कहाँ डाउट है, ठीक है। तो ये बी का इंपल्स,
तो अब आपके लिए आसान है अभी बहुत। बता रहा हूँ सर हाँ चलो देखो, सबसे पहले कोलिजन होगा, मैं साथ साथ में करता चलता हूँ। तो आप बहुत क्या करोगे, सर ये समझना होगा खुद से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करोगे। ठीक है, एकदम बेसिक चीज है जो कभी भी हमें करना ही है ना। तो क्या हो जाएगा ये 3m इंटू 4u, राइट। इनिशियल कंडीशन ये है, और फाइनल कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि 3m वाला जो है वो इधर v1 से जा रहा है, और जो 2m वाला है वो इधर v2 से जा रहा है। वो 3m इंटू 4u माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस करेंगे, 2mu 2mu इज इक्वल टू 3m v1 प्लस 2m v2। 2m v2 ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 चौक 12 2, तो 10mu हो गया ये, इज इक्वल टू 3m v1 प्लस 2m v2। तो हम लिख सकते हैं 3v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 10u। ये मेरा पहला आ गया हिसाब किताब। अब b का इंपल्स 6mcu है, b का इंपल्स कैसे निकालोगे आप, चेंज इन मोमेंटम। तो कितना आ जाएगा, पहले तो सर वीडियो की वैल्यू निकाल लेंगे ना, सिंपल तुरंत निकल गया, अभी तो बता रहे हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, जो b का इंपल्स है, इंपल्स ऑन b, ई के टर्म्स में निकाल लेंगे और क्या। इंपल्स ऑन b, इंपल्स ऑन b क्या होगा, b का जितना मोमेंटम चेंज होगा, यानी 2mv2 माइनस 2mu, है ना। u टाइम्स 2 प्लस ई आ रहा है। और ये आपको दिया हुआ है 6mcu के बराबर है ये। तो ये कितना हो गया आपका, आप 2m कैंसिल करोगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 3 हो जाएगा, तो 3cu प्लस u इज इक्वल टू v2। और इसको आप यहां पुट करो तो आपका आ गया 3v1 प्लस 2 इंटू v2 की जगह रखो 3cu प्लस u इज इक्वल टू 10u। तो 3v1 प्लस 6cu प्लस 2u इज इक्वल टू 10u, राइट। तो ये कितना हो गया आपका, 3v1 इज इक्वल टू 8u प्लस सॉरी माइनस 6cu, राइट। यही होगा क्या, यस सर होगा। पक्का, सोच के बोलना अच्छे से। 3c माइनस 1 आ रहा है। यस सर यही होगा। सोच लो आराम से। अच्छा सोचें। फाइनल फिजिक्स सोचो, फिजिक्स, मैथ्स में इक्वेशन सोचने की जरूरत नहीं, इक्वेशन तो प्लस माइनस गलती हम निकाल लेंगे, फिजिक्स में कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। v2 ठीक है माइनस, हाँ v2 जो आ रही है ना वो e टाइम्स 12u प्लस 10u। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट 3m into 4u हाँ आ गया। सर 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 जो ई वाली इक्वेशन है, ई इक्वल्स टू v2 देखो 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 ध्यान से समझो, कहीं कुछ गलती नहीं है, बस एक छोटी सी चीज मैंने जानबूझ के इसमें गलत लिखी हुई है, ठीक है। आप लोग को ये सब ध्यान रखना है, मैंने इसलिए जानबूझ के गलत लिखा था क्योंकि ये बहुत माइन्यूट मिस्टेक है जो आपसे सॉल्व करते करते होंगी। वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं, वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं, डायरेक्शन देखते जाओ, अपोजिट डायरेक्शन है तो चेंज इन मोमेंटम आप निकाल रहे हो ना, तो चेंज इन मोमेंटम प्लस हो जाएगा ये, प्लस, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा रहा था क्योंकि ये होता ही है, ये क्वेश्चन में तो बहुत मिनिमम मिस्टेक है जो होंगी, राइट। तो आपका जो ये नेगेटिव साइन है ये माइनस होगा, राइट। जब इधर लेके जाओगे आप तो कितना हो जाएगा, ये जो a टू u है ये 12u हो जाएगा, और ये माइनस 6u, ठीक है। तो v1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4u माइनस 2cu,
ठीक है। यस सर। अब आपको समझना क्या है कि आपको ई निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1, ठीक है। तो 3 v2 कहाँ निकाला था यार हमने? ये निकाला था, है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 3cu माइनस u माइनस v1 4u माइनस 2cu, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है आपका? u1 माइनस u2, राइट। लेकिन अगेन यहां पे आप डायरेक्शन ध्यान रखोगे, 5/4 c माइनस 1 आ रहा है। हाँ, तो अगेन आप डायरेक्शन रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4u प्लस u हो जाएगा बजाय माइनस होने के। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3cu माइनस 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 प्लस मतलब 5cu, और ये आपका हो गया u माइनस 4u मतलब 5u डिवाइडेड बाय 5u। तो u कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया आपका? c माइनस 1 आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ c। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि c की रेंज बताओ क्या होगी? सर ई 0 से 1 तक जाना है ना। हाँ, तो आपको ऐसा बोल दे कि फाइंड द रेंज ऑफ c, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ c सच दैट कोलिजन इज पॉसिबल। तो कोलिजन पॉसिबल कहां से कहां होता है? 0 से 1 के बीच में होता है, e की वैल्यू। इसकी जगह आप c माइनस 1 रख दो, ठीक है। तो पता है 1 को हटाना है आपको, तो कितना हो जाएगा? ये 1 से 2 तक। तो c की रेंज 1 से 2 के बीच में आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया।